नमस्कार। सियासत में ना कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। आज हम एक ऐसी ही पॉलिटिकल पजल को सुलझाने जा रहे हैं जिसने हाल ही में बहुत हेडलाइंस बनाई। तो चलिए शुरू करते हैं उस विरोधाभास से, उस कॉन्ट्राडिक्शन से जो इस पूरी पॉलिटिकल पजल के सेंटर में है। अब यहीं पे सबसे बड़ा सवाल उठता है, वो पॉलिटिकल पार्टीज जो बरसों से संसद में औरतों के लिए आरक्षण की बात करती आ रही थीं, उन्होंने अचानक से एक ऐसे बिल को रिजेक्ट क्यों कर दिया जो एग्जैक्टली यही करने का वादा कर रहा था? है ना ये थोड़ा कंफ्यूजिंग। एक तरफ तो देखिए, इन्हीं पार्टियों ने 33% आरक्षण वाले ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जोरदार सपोर्ट किया, और फिर दूसरी तरफ जब एक और बिल आया जो देखने में तो वैसा ही था, उसे ब्लॉक कर दिया। आखिर चल क्या रहा था? तो हेडलाइंस ने तो एक बहुत सिंपल सी कहानी बताई कि विपक्ष महिला विरोधी है, लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। ठीक है, तो चलिए अब इसकी तह तक चलते हैं और देखिए, इस पूरे खेल को समझने की चाबी ये है कि ये सिर्फ एक बिल नहीं था, ये असल में एक पैकेज डील थी। इस कानून के अंदर एक और बिल छिपा हुआ था जिसका नाम था परिसीमन विधेयक या डेलिमिटेशन बिल। अब ये डेलिमिटेशन क्या होता है, आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है संसदीय क्षेत्रों मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री को फिर से बनाना और जनसंख्या के हिसाब से ये तय करना कि किस राज्य को लोकसभा में कितनी सीटें मिलेंगी। और ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं था। इस बिल में प्रस्ताव था कि लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर सोचिए करीब 850 कर दी जाए। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। तो अब असली सवाल ये उठता है कि ये जो नई सीटें बढ़ेंगी, ये बंटेंगी कैसे? और यहीं से देश का पूरा राजनीतिक नक्शा बदलने की बात शुरू होती है। देखिए, जब सीटों का ये बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होता है तो ये भारत के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देता है। जिन राज्यों की आबादी तेजी से बढ़ी है, जाहिर है उन्हें ज्यादा सीटें मिलेंगी। और यहीं पर इस पूरे विवाद की जड़ है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, जहां जनसंख्या वृद्धि ज्यादा रही है, उन्हें ज्यादा राजनीतिक ताकत मिलेगी। और वहीं केरल जैसे राज्य, जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की है, उन्हें एक तरह से इसकी सजा मिलेगी। उनकी पॉलिटिकल पावर नेशनल लेवल पर कम हो जाएगी। तो विपक्षी दलों का यही तर्क था कि इससे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो संघीय ढांचा है, वो हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। इससे सदर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जहां सत्ताधारी पार्टी पारंपरिक रूप से कमजोर है, वो और भी हाशिए पर चले जाएंगे। चलिए, अब इस विवाद की एक और परत खोलते हैं, और ये परत है डेटा की। मतलब ये लड़ाई इस बात पर भी थी कि कौन सी जनगणना, कौन से सेंसस के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाए। सरकार का कहना था कि 2011 की जनगणना का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विपक्ष की मांग थी कि नहीं, 2026 के बाद जो अगली जनगणना होगी उसका इंतजार किया जाए। तो सवाल ये उठता है कि जनगणना के साल से इतना फर्क क्यों पड़ता है? भाई, सेंसस तो सेंसस है। नहीं, फर्क पड़ता है क्योंकि इसका सीधा असर देश के एक बहुत बड़े डेमोग्राफिक ग्रुप पर पड़ता है, ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग। देखिए, 2011 वाले डेटा का मतलब था कि ओबीसी की कोई ऑफिशियल पॉपुलेशन काउंट नहीं है, तो जाहिर है ओबीसी महिलाओं को 33% आरक्षण के अंदर कोई अलग से कोटा नहीं दिया जा सकता था। और यही कई विपक्षी दलों की एक बहुत बड़ी मांग थी। तो जब हम इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, महिला आरक्षण, फिर परिसीमन और जनगणना का डेटा, तो एक बहुत ही क्लेवर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी सामने आती है। सरकार ने क्या किया? उन्होंने एक बहुत पॉपुलर आइडिया, महिला आरक्षण को लिया और उसे एक बहुत कंट्रोवर्शियल आइडिया, परिसीमन के साथ बंडल कर दिया। एक पैकेज डील बना दी और इसने विपक्ष के लिए एक राजनीतिक चक्रव्यूह तैयार कर दिया। अब विपक्ष के सामने एक नो विन सिचुएशन थी। या तो वो इस पूरे पैकेज को पास होने दें और अपने ही गढ़ में अपनी राजनीतिक शक्ति को कम होता हुआ देखें, या फिर वो इस बिल को रिजेक्ट करें और महिला विरोधी होने का ठप्पा अपने ऊपर लगवा लें। मतलब इधर कुआं उधर खाई। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने के बाद अब हम ये समझ सकते हैं कि विपक्ष का असल तर्क क्या था। तो विपक्ष का आर्ग्यूमेंट महिला आरक्षण के खिलाफ था ही नहीं। उनकी 3 मुख्य आपत्तियां थी। पहली, डीलिमिटेशन से फेडरल बैलेंस बिगड़ेगा। दूसरी, 15 साल पुराने 2011 के डेटा का इस्तेमाल क्यों? और तीसरी, ओबीसी महिलाओं को कोटे से बाहर क्यों रखा जा रहा है? दक्षिणी राज्यों के नेता इस बात पर बिल्कुल साफ थे। जैसा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री
M.K. स्टालिन ने कहा, उनकी लड़ाई महिला आरक्षण से नहीं, बल्कि उसके साथ जोड़े गए परिसीमन से थी। तो आखिर में ये पूरा विवाद इस बात पर था ही नहीं कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं। बहस इस पर थी कि ये कैसे और कब मिलना चाहिए। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत और राज्यों के बीच बराबरी और संघीय स्थिरता की जरूरत, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।